नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। इस बार आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं उन सभी प्यारे दोस्तों का नाम लेने वाला हूं जिन्होंने पिछले वीडियो पर अपना कमेंट किया था। हो सकता है आपका नाम भी उनमें शामिल हो, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम का भी जिक्र अगले वीडियो में हो तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही अपना नाम और शहर लिखना न भूलिए, ताकि हम आपको इस मंच पर खास अंदाज में धन्यवाद कह सकें। चलिए अब बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। रात के 12 बज रहे थे और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। जंगल से पास होती हवा लग ही शोर मचा रही थी और जंगली जानवरों की आवाज से वातावरण गूंज रहा था। लंबी पहाड़ी रास्तों में से एक औरत भागती हुई आ रही थी। उसने अपनी गोद में एक 5 साल के बच्चे को उठाया हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपनी रफ्तार कम नहीं कर रही थी। पहाड़ी रास्तों से संभलकर उतरते उतरते वह बार बार पीछे पलटकर देख रही थी। उसके और उसके बच्चे के पूरे कपड़े हल्दी से पीले हो गए थे और कहीं कहीं लाल रंग से पता चल रहा था कि उसके ऊपर खून लगा हुआ था। औरत का हल्दी से पीला हुआ चेहरा आंसुओं की लकीर बन रहा था और पसीने से उसका मन पूरा भरा हुआ था। वह औरत कुछ आगे गई थी कि उसे अपने पीछे से कई लोगों का शोर सुनाई दिया। जब उसने एक लंबी सांस ली और पीछे पलटकर देखा तो अपने हाथ में मशालें लेकर 25-30 लोगों की टोली उसके पीछे पड़ी थी। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि उन लोगों के एक हाथ में मशालें तो कई लोगों के हाथ में तलवारें भी थीं। उनमें से कई लोगों की तलवार में खून लगा हुआ था और यह देखकर वह औरत और ज्यादा रोने लगी। लेकिन उसके पास अब रोने के लिए समय नहीं था। वह और भी तेजी से अपने बच्चे को गोद में लेकर वहां से भागने लगी। उस औरत को पता था कि वहां से रेलवे स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन उसे सिर्फ इस बात का डर था कि इसके बीच कहीं वह पकड़ी न जाए। उसने एक बार अपने बच्चे के मासूम चेहरे की तरफ देखा, जो भी शांति से सो रहा था, और उसे देखकर उसकी हिम्मत और बढ़ी और वह और तेजी के साथ आगे भागने लगी। उसे पता था कि अगर वह पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा, और वह यह होने नहीं दे सकती थी। भागते हुए वह 1-2 बार जंगल में बड़े पत्थरों के पीछे छुप गई, जिससे कि वह लोग उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चले गए, और इस बात का फायदा उठाकर वह रेलवे स्टेशन की तरफ आगे चली गई। उसे पता था कि रेलवे स्टेशन के बाद एक जगह पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है, और यह उसके लिए सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि उसे पता था कि उसे ढूंढने के लिए वह लोग रेलवे स्टेशन ही जाएंगे। जैसा कि उसने सोचा था, सिर्फ 1 मिनट के लिए एक ट्रेन वहां पर रुकी थी, और इसी समय का फायदा उठाकर वह उसमें ट्रेन के अंदर बैठ गई। जब ट्रेन आगे बढ़ी तब उसने एक लंबी राहत भरी सांस ली और सोचने लगी कि उसके साथ क्या क्या हो गया। उसने अपने पति को आज खो दिया था, लेकिन अब वह अपने बच्चे को नहीं खो सकती थी। अपने भूतकाल के बारे में सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसने अपने बच्चे को बचा लिया था। यह जानकर उसे संतुष्टि हो रही थी। कहानी का पन्ना पलटता है और हम पहुंचते हैं 15 साल आगे। स्वयं पूजा, दामिनी, राहुल, प्रिया और मुकुंद अच्छे दोस्त अपनी कॉलेज खत्म होने के बाद एक लंबी ट्रिप के लिए निकल रहे थे। वह सब लोग बहुत खुश थे। वह सब लोग एक ऐसी जगह जाने वाले थे जिसके बारे में वह लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। स्वयं अपने किसी निजी काम के लिए वहां जा रहा था, लेकिन बाकी लोगों के लिए यह एक ट्रिप के समान थी, क्योंकि उस जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता था। जेजुरी पुणे जिले में एक छोटा सा गांव है जो अपने इतिहास से काफी जाना जाता है। वहां पर खंडोबा का एक मंदिर है और लोग वहां पर अपनी समस्या लेकर जाते हैं। मुंबई में रहने वाले ये अच्छे लोग इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसीलिए वह लोग इस मंदिर के बारे में रिसर्च भी करना चाहते थे। पूजा के पास अपनी एक कार थी जिसमें वह सब लोग मुंबई से पुणे के लिए निकल चुके थे। पूजा अपनी कार ड्राइव कर रही थी और उसके बाजू में स्वयं बैठा हुआ था। पीछे की सीट में दामिनी के साथ राहुल बैठा हुआ था और आखिरी में प्रिया और मुकुंद बैठे हुए थे। प्रिया और मुकुंद को कार में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह प्यार भरी बातों में लगे हुए थे। दामिनी गुस्से में थी और वह कार के बाहर देख रही थी। उनको वहां जाकर क्या करना था और कहाँ रुकना था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह बस बिना डेस्टिनेशन के निकल चुके थे। स्वयं अपनी माँ का घर और अपना जन्म स्थान देखना चाहता था। उसे अभी तक यह समझ नहीं आया था कि उसकी माँ ने अब तक इस जगह के बारे में कभी क्यों नहीं बताया, जबकि वह खंडोबा की हमेशा पूजा किया करती थी।
बहुत मानती थी वह उनको। स्वयं, क्या तुम इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हो? आखिरकार तुम्हारी माँ भी तो इस जगह पर रहती थी। पूजा का सवाल सुनकर स्वयं की आंखें थोड़ी सी नम हो गईं, क्योंकि 2 साल पहले ही स्वयं की माँ ईश्वरी की मृत्यु हो गई थी। स्वयं की जिंदगी में उसकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। ईश्वरी ही दिन रात मेहनत करके स्वयं को इस काबिल बनाया था कि वह अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। स्वयं की आंखों के सामने ही ईश्वरी दिन रात काम करती थी और उनको देखकर ही उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। मुझे तो 1 साल पहले तक इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मेरी माँ इस गांव से नाता रखती है। वह तो जब मैं उनके सामान को देख रहा था तब मुझे एक फोटो मिली, जिसमें मेरी माँ और उनके साथ एक आदमी था जो शायद मेरे पिता थे। हम सब इस मंदिर के पास थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि फोटो की बैकग्राउंड में जो मंदिर है वह वही है जहां पर हम जा रहे हैं? पूजा ड्राइविंग करते हुए सवाल पूछ रही थी। स्वयं ने अपने पास रखी हुई उस फोटो को देखा, जिसमें वह अपने माता पिता के साथ खड़ा था, और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, यह तो मुझे दामिनी ने बताया। स्वयं का जवाब सुनकर पूजा ने बिना पीछे मुड़े हुए दामिनी से पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता दामिनी? मैंने वह जगह अच्छे से देखी है। दामिनी का ध्यान पूरी तरह से कार के बाहर था और उसने जवाब बिना ध्यान दिए ही दिया था। उसका जवाब सुनकर बाकी सब लोग हैरान हुए और पीछे बैठे हुए प्रिया और मुकुंद ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। और फिर प्रिया ने पूछा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम वहां कभी नहीं गई। अरे, मैंने कहा कि मैंने वह जगह देखी है। मैंने कब कहा कि मैं वहां गई थी? दामिनी का जवाब सुनकर सब लोग कंफ्यूजन में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दामिनी ने तुरंत अपनी बात समझाते हुए कहा, वह क्या है ना कि पिछले साल मेरे एक भैया और भाभी वहां गए थे और उन्होंने उस स्पॉट पर फोटो खींची थी, इसलिए। सब लोग दामिनी के जवाब से संतुष्ट हो गए थे और स्वयं ने उस फोटो पर प्यार से उंगली घुमाते हुए कहा, इनफैक्ट दामिनी ने ही मुझे वहां जाने के लिए उकसाया। आखिरकार मुझे भी तो जानना चाहिए कि मेरा बचपन कहाँ बीता था। वह लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी एक टनल के अंदर ट्रैवल करने लगी। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला वह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था। वहां पर मौजूद भटन टनल करीब 4.5 किलोमीटर से भी लंबा था। वह इतना लंबा था कि दिन के समय भी वहां अंधेरा हो जाता था, इसलिए वहां जगह जगह पर लाइट लगाई गई थी और उसे ठंडा रखने के लिए फैन भी लगाए गए थे। इस समय सिर्फ उनकी कार ही वहां पर ट्रैवल कर रही थी और जब वह कार लाइट के नीचे से गुजरती थी तो वहां पर उजाला होता था और आगे जाकर फिर अंधेरा हो जाता था। स्वयं के हाथ में अभी भी वही फोटोग्राफ था जिसमें वह अपनी माँ की गोद में था और उसके माता पिता दोनों ही उस छोटे से स्वयं को देख रहे थे। तभी जब कार अंधेरे में गई तब स्वयं की नजर अपनी फोटो की तरफ ही थी। उसे दिखाई दिया कि अचानक फोटो के अंदर उसके माता पिता ने गर्दन पलटकर स्वयं की तरफ देखा और उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। अचानक यह देखकर स्वयं डर गया और उसके हाथ से वह फोटोग्राफ नीचे गिर गया। स्वयं, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? पूजा स्वयं के बाजू में ही बैठी थी, इसलिए उसने उसकी बेचैनी नोटिस कर ली। तभी वह लोग टनल के बाहर आ गए और सूरज की रोशनी उनको दिखाई देने लगी। स्वयं कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके यह सोचने लगा कि अभी जो उसने देखा, क्या वह उसकी आंखों का धोखा था? उसने वह फोटोग्राफ धीरे से उठाया और देखा तो अब सब कुछ नॉर्मल था। स्वयं, क्या हुआ? जब स्वयं की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तब पूजा ने दोबारा से पूछा। स्वयं ने अपने माथे का पसीना साफ किया और उस फोटो को कार की ड्रॉर में रख दिया और कहा, कुछ नहीं, शायद वह अंधेरा और बंद जगह थी तो आई एम फाइन। पूजा यह देखकर समझ गई थी कि स्वयं झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह दोनों बचपन के दोस्त थे। जब स्वयं हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तभी उन दोनों की मुलाकात हुई थी। तब से लेकर आज तक उन दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की थी। पूजा, तुम्हें नहीं लगता कि ड्राइव करते समय तुम्हें सामने की तरफ देखना चाहिए और दूसरों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए? पूजा दामिनी की बातों का जवाब देना चाहती थी, लेकिन वह चुप हो गई, क्योंकि दामिनी स्वयं की गर्लफ्रेंड थी। 1.5 साल पहले अचानक दामिनी उनके जीवन में आ गई थी और उसी की वजह से स्वयं उन सब से धीरे धीरे दूर होने लगा था। जब से दामिनी उन लोगों के बीच आई थी तब से स्वयं ज्यादातर अपना समय उसी के साथ बिताया करता था। काफी समय तक गाड़ी के अंदर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब लोग ये समझ पा रहे थे कि दामिनी गुस्से में थी, क्योंकि स्वयं इस समय पूजा के पास बैठा हुआ था। जब वह लोग पुणे के नजदीक पहुंचने लगे तब पीछे से प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, रुको रुको रुको, मैंने जर्मन बेकरी का नाम बहुत सुना है, प्लीज मुझे वहां लेकर जाओ।
प्रिया ने मुंह बनाते हुए मुकुंद से कहा और मुकुंद ने तुरंत पूजा से कहा, पूजा, हमें भी बहुत भूख लगी है और जर्मन बेकरी का नाम तो मैंने भी बहुत सुना है। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने तुरंत फोन में जर्मन बेकरी का नाम डाल दिया और उस दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगी। करीब आधे घंटे के बाद वह लोग एक सुंदर सी बेकरी के सामने खड़े थे, जहां पर कई सारी वैरायटी की चीजें बाहर से ही दिख रही थीं। वह लोग अंदर गए और उन्होंने कई सारी डिशेस ऑर्डर कर दी, क्योंकि घर से निकलते समय सभी ने बहुत ही कम नाश्ता किया था। दामिनी की बात ने पूजा को काफी हर्ट किया था, इसलिए उसने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया और वह बाहर चली गई, जहां से वह दूर पहाड़ी रास्तों को देखने लगी। स्वयं ने जब यह देखा तब वह उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन दामिनी ने उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा दिया। स्वयं को पूजा की फिक्र थी, लेकिन वह दामिनी को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप बैठ गया। पूजा धीरे धीरे नजारा देखते हुए आगे आ गई। तभी उसने देखा कि उन पहाड़ी रास्तों में एक औरत उसे देखकर हाथ हिला रही थी। वो रास्ता वहां से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वह औरत उसे साफ नहीं दिख रही थी। क्या वह औरत उसे जानती है? वह कब से उसे देखकर हाथ हिला रही थी, इसलिए पूजा ने भी अपना हाथ हिला दिया। जैसे ही पूजा ने अपना हाथ हिलाया, उस औरत ने पूजा को अपने पास आने का इशारा किया। पूजा ऐसे किसी अनजान औरत के बुलावे पर वहां कैसे जा सकती थी, इसलिए उसने अपने हाथ हिलाकर ना कह दिया। लेकिन वह औरत उसको अपने पास बुला रही थी, साथ में उसको कुछ इशारे भी कर रही थी, लेकिन पूजा उन्हें समझ नहीं पा रही थी। पूजा का पूरा ध्यान उस औरत की तरफ था। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और वह डर के मारे पीछे पलट गई। पूजा, तुम वहां क्या देख रही हो? ऐसा क्या है वहां? उसके पीछे स्वयं खड़ा था, जो कोई बहाना करके पूजा के पास आ गया था। अरे वह औरत! इतना कहकर जब पूजा ने स्वयं को उस औरत को देखने के लिए कहा, तो अब वहां कोई नहीं था। पूजा ने इधर उधर देखा, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर वह औरत गायब हो गई थी, जबकि वो रास्ता काफी लंबा था और इतने रास्ते में वह कहीं छुप नहीं सकती थी। अरे भाई, किस औरत की बात कर रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। वो सब छोड़ो, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चला तो वह मुझे और बातें सुनाएगी। स्वयं जानता था कि पूजा और दामिनी की बिल्कुल नहीं पटती है, इसलिए उसने कहा, क्या पूजा तुम जानती हो ना कि वह मुझे लेकर कितनी पजेसिव है। चलो अब चुपचाप अंदर चलकर कुछ खा लो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट रेनबो केक ऑर्डर किया है। रेनबो केक का नाम सुनकर पूजा खुश हो गई। स्वयं जानता था कि पूजा को मीठा और खासकर केक बहुत ज्यादा पसंद था और उसका फेवरेट केक का नाम सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाएगी। आखिरकार सब ने नाश्ता किया और फिर वापस पुणे की तरफ आगे बढ़ गए। वह लोग इस तरह बैठे थे जैसे कि वह लोग मुंबई से निकले थे। वह लोग पुणे तो पहुंच गए थे, लेकिन जेजुरी पहुंचने में अभी उनको और समय लगने वाला था। पीछे बैठी हुई प्रिया को अब नींद आने लगी थी, इसलिए उसने पूछा, यार ये जेजुरी कितना दूर है? 52 किलोमीटर दूर है। दामिनी का जवाब सुनकर स्वयं ने पीछे पलटकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? लगता है तुम अपना होमवर्क पूरा करके आई हो। दामिनी ने सिर्फ मुस्कुराकर स्वयं की तरफ देखा। पूजा ड्राइव कर रही थी, तभी उसकी नजर रास्ते के कोने में गई, जहां पर उसे वही औरत दिखी जो उसने जर्मन बेकरी के पास देखी थी। लेकिन इससे पहले कि वह उसके नजदीक आ पाती, वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। पूजा को यही लगा कि यह भी उसका वहम है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वह औरत गायब हो गई थी। रास्तों का नजारा लेते हुए और आपस में अंताक्षरी खेलते हुए वे लोग जेजुरी पहुंच गए थे। जेजुरी छोटा लेकिन बहुत सुंदर जगह थी। आसपास पहाड़ों से घिरी हुई वह जगह देखने में काफी सुंदर लग रही थी। अब सवाल यह था कि वे तो वहां आ गए थे, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के निकले थे, इसलिए उनके पास रुकने की कोई जगह नहीं थी। हम लोग रुकेंगे कहां पर? समर्थ लॉज पर 3 कमरे पहले से बुक हैं। इतना कहकर दामिनी ने एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, पूजा तुम उधर चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूं। सब लोग काफी हैरान थे, लेकिन पूजा ने दामिनी की बात मान ली और वे लोग एक लॉज के सामने पहुंच गए। लॉज देखने में ठीक ठाक था। पूजा ने जगह को देखते हुए पूछा, दामिनी, तुमने तो कहा था कि तुम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, फिर तुम्हें इस लॉज के बारे में कैसे पता और कमरे किसने बुक किए थे? दामिनी ने पूजा की तरफ देखा और तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने पहले ही तो बताया था कि मेरे भैया और भाभी यहाँ आए थे और वे लोग यहीं पर रुके थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ का नंबर दिया था और मैंने ऑनलाइन ही 3 कमरे बुक कर दिए थे।
तुम जानती हो ना, आजकल हम ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं। दामिनी को जवाब देने के बजाय पूजा ने स्वयं की तरफ देखा, जो दामिनी को बहुत ही प्यार से देख रहा था। सब लोग एक एक करके अंदर चले गए। आखिर में जब पूजा ने कार पार्क की और अंदर जाने लगी, तभी कुछ दूरी पर उसे वही औरत फिर से दिखाई दी। उसने देखा कि सब लोग अंदर चले गए थे, इसीलिए वह चुपचाप उस औरत की तरफ बढ़ने लगी। वह जानना चाहती थी कि वह औरत उससे क्या कहना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वह 2-4 कदम आगे बढ़ पाती, पीछे से स्वयं ने उसे आवाज देकर अंदर बुला लिया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए पूजा का ध्यान बटा और अगले ही पल वह औरत फिर से वहां से गायब हो गई। पूजा ने फिर से जाकर सब जगह देखा, लेकिन वह औरत उसे दोबारा नहीं दिखी। मजबूरी में वह अंदर चली गई। अंदर जाते समय उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी जगह पर कुछ लोग दिखाई दिए जो छुपकर उन्हें देख रहे थे। पूजा ने जब ध्यान से देखा तो वे लोग वहां से चले गए, लेकिन एक आदमी जो काफी दुबला पतला था और जिसके बाल सफेद थे, उसे पहले भी कहीं दिखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहां। पूजा इस बारे में और सोच पाती उससे पहले ही स्वयं ने फिर से उसे आवाज दी, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज करके अंदर जाना सही समझा। कमरे पहले से बुक थे, इसलिए ज्यादा झंझट नहीं हुई। बस उनके हाथ में चाबी दे दी गई और वे लोग अपने अपने कमरे में चले गए। प्रिया और मुकुंद कपल थे, इसलिए वे दोनों एक ही कमरे में रहने वाले थे। पूजा और दामिनी को एक कमरा शेयर करना था। सबको पता था कि पूजा और दामिनी की बिल्कुल नहीं पटती थी, लेकिन इस वक्त उनके पास यही विकल्प था। राहुल और स्वयं भी एक ही कमरे में रुके हुए थे। पूजा जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वहां 2 अलग अलग बेड लगे हुए थे। सबसे पहले मुकुंद और प्रिया अपने कमरे में गए थे, जहां एक डबल बेड था। फिर स्वयं और राहुल अपने कमरे में गए, वहां भी डबल बेड था, लेकिन इस कमरे में 2 सिंगल बेड अलग अलग दीवारों से लगे हुए थे। दामिनी एक बेड पर जाकर बैठ गई और तुरंत अपना फोन निकालकर चैटिंग करने लगी। पूजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी कि इस कमरे में पहले से ही 2 बेड अलग अलग लगे थे। क्या होटल वालों को पहले से पता था कि दामिनी और पूजा की बिल्कुल नहीं पटती? वैसे तो उनके पास काफी समय था, लेकिन आज वे आराम ही करने वाले थे और अगले दिन सुबह जेजुरी के मंदिर जाने की योजना थी। दिन भर उन्होंने आराम किया और रात को शहर घूमने के लिए निकल गए। रात में उस जगह पर कई दुकानें लगी हुई थीं, जिनमें खाने की चीजों के साथ साथ लड़कियों के सजने संवरने की चीजें भी मौजूद थीं। यहां पर भी प्रिया और मुकुंद एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चले गए थे और उनके पीछे स्वयं भी दामिनी के साथ निकल गया था। अब सिर्फ पूजा और राहुल ही बचे थे। राहुल ने देखा कि पूजा काफी उदास दिख रही थी और उसे यह भी पता था कि पूजा स्वयं को पसंद करती थी, इसलिए उसने कहा, अगर तुमने अपनी बात पहले ही बता दी होती तो दामिनी नाम की वह लड़की स्वयं की जिंदगी में कभी नहीं आती। पूजा ने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए कहा, दामिनी हमारे बीच में आ गई है, इसका यही मतलब है कि स्वयं ने मुझे कभी इस तरह से देखा ही नहीं। राहुल एक ऐसा लड़का था जो काफी कम बोलता था और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देता था, लेकिन फिर भी वह इन सब का एक अच्छा दोस्त था। राहुल उसको कुछ और बताने वाला था, तभी पूजा ने उसे रोका और सामने की तरफ देखने के लिए कहा। जब राहुल ने उस तरफ देखा तो वहां 4-5 लोग स्वयं और दामिनी की तरफ ही देख रहे थे और वह इस तरह से देख रहे थे कि कोई उनको नोटिस ना कर सके। लेकिन पूजा ने उस सफेद बाल वाले दुबले पतले आदमी को फिर से देख लिया था। मुझे लगता है कि ये लोग काफी समय से हमारा पीछा कर रहे हैं। मैंने उस सफेद बाल वाले आदमी को पहले भी देखा है। लेकिन पूजा, वे लोग हमारा पीछा क्यों करेंगे? पूजा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह से यकीन रखती थी कि वे लोग उन्हीं का पीछा कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी वहां से दूसरी तरफ जाने लगा और यह समय पूजा को सही लगा, इसलिए उसने राहुल का हाथ पकड़ा और वे लोग उस आदमी का पीछा करने लगे। वह आदमी वहां की गलियों से होते हुए अंदर जा रहा था और पूजा भी राहुल के साथ उसके पीछे पीछे अंदर की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे वे लोग अंधेरे में जा रहे थे। तभी राहुल का हाथ छूट गया और पूजा उन अंधेरी गलियों में गुम हो गई। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहां जाना चाहिए, क्योंकि वह आदमी भी आगे निकल गया था और राहुल का भी कोई पता नहीं था। तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ा। पूजा ने जब पलट कर देखा तो वहां पर छोटा सा 4 से 5 साल का एक बच्चा था। वह बच्चा बहुत ही प्यारा था और उसकी मुस्कान भी बहुत ही मासूम थी। वह बच्चा बहुत ही प्यारा था, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। पूजा को लगा कि वह बच्चा भी उन गलियों में गुम हो गया है, इसलिए उसने उस बच्चे से पूछा, सुनो बच्चे, क्या तुम यहां गुम हो गए हो? उस बच्चे ने गर्दन हिलाकर ना कहा।
पूजा को समझ आ गया कि शायद वह बच्चा वहीं रहता है, इसलिए उसने बाहर निकलने का रास्ता पूछा। उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए एक तरफ उंगली से इशारा किया। पूजा ने उस जगह की तरफ देखा और फिर थैंक यू कहने के लिए बच्चे के गाल को हाथ लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने बच्चे के गाल को छुआ, तभी उस बच्चे की गर्दन नीचे जमीन पर गिर गई। पूजा की आंखें यह देखकर एकदम बड़ी हो गईं और वह बच्चा अपनी गर्दन उठाकर वापस अपने सिर पर लगाने लगा। वह बच्चा बार बार अपने सिर को लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सिर बार बार नीचे गिर रहा था। यह सब देखकर पूजा की आंखें अचानक भारी हो गईं और उसका सिर चक्कर खाने लगा और फिर वह वहीं गिर गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह उछलकर बैठ गई और अपने आसपास देखने लगी। वह अपने कमरे में मौजूद थी और बाकी सब लोग उसके आसपास खड़े थे। पूजा बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इस वजह से उसने अपनी चादर को कसकर पकड़ रखा था। प्रिया जल्दी से पूजा के पास बैठी और उसने पूछा, पूजा क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वह बच्चा, उसका सिर। पूजा बार बार यही सब दोहरा रही थी। किसी तरह उन लोगों ने पूजा को संभाला और प्रिया भी पूजा के साथ पलंग में ही सो गई ताकि उसे डर न लगे। जब बाकी लोग अपने अपने कमरे में चले गए, तब राहुल ने बताया कि वे लोग गली में उससे अलग हो गए थे और जब राहुल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो पूजा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सब कुछ खामोश था और दीवार पर लगी घड़ी से टिक टिक की आवाज आ रही थी। बाथरूम के नल से पानी की टप टप की आवाज से पूजा की आंख खुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने कमरे में अकेली थी। उसने चारों तरफ देखा तो वहां उसके अलावा कोई और नहीं था। उसे याद था कि प्रिया उसके साथ ही सोई थी और दामिनी भी अपने पलंग पर मौजूद नहीं थी। तभी उसे कुछ सूखा सूखा महसूस हुआ। उसने जब अपने हाथ और बाकी जगह देखी तो पूरे कमरे में हल्दी फैली हुई थी। चारों तरफ इतनी हल्दी मौजूद थी कि पूरा कमरा ही पीला दिखाई दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी उसे कुछ औरतों के रोने की आवाज आई। उसे डर लग रहा था और उसे बार बार वही छोटा बच्चा याद आ रहा था जिसका सिर नीचे गिर गया था और वह उसे बार बार लगाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी किसी तरह हिम्मत करके वह अपने कमरे से बाहर निकली। वह होटल पूरा खाली था और हर जगह बस हल्दी ही हल्दी फैली हुई थी। उसने स्वयं और राहुल का भी कमरा देखा तो वहां कोई नहीं था। आगे जाकर उसने मुकुंद और प्रिया का कमरा देखा तो वह भी खाली था। क्या सब लोग उसे छोड़कर जा चुके थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? तभी उसे पीछे वाले कमरे से औरतों के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे साफ समझ आ गया था कि वहां 4-5 या शायद उससे भी ज्यादा औरतें थीं जो लगातार रो रही थीं। पूजा को वहां जाने से डर लग रहा था, लेकिन पूरे होटल में उस आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। इसलिए उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा कि कई औरतें बैठी हुई थीं और एक दूसरे को पकड़कर रो रही थीं। पूजा बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनके करीब जाने लगी। तभी एक औरत ने पलटकर देखा। उस औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो हल्दी से पूरी तरह पीली हो चुकी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं, बाल बिखरे हुए थे और माथे पर लगा कुमकुम पिघल कर चेहरे पर बह रहा था। क्यों आई है तू यहाँ? क्या तू भी हमारी तरह रोना चाहती है? तो फिर आ और रो। कहते हुए उस औरत ने पूजा का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह सब इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि पूजा को कुछ समझ ही नहीं आया। वह बस अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन औरत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पूजा अपना हाथ छोड़ा ही नहीं पा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। पूजा, पूजा उठो, चली जा यहां से, वरना हमारे पास आकर रोते हुए बैठ। उठो पूजा। पूजा को बार बार इस तरह की आवाज परेशान कर रही थी कि तभी उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोल दी। जब उसने आंखें खोली तो सूरज की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी और प्रिया परेशान होकर उसे देख रही थी। पूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। पूजा, तू ठीक है ना? तू नींद में चिल्ला रही थी। पूजा ने देखा तो अब वहां सब कुछ नॉर्मल था। वहां कोई हल्दी नहीं थी और ना ही वे रोते हुए औरतें बैठी थीं। तभी वहां पर दामिनी बाथरूम से बाहर आई और उसने अपने बालों को साफ करते हुए पूजा से कहा, लगता है सफर का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है तुम पर। तुम आज आराम करो ताकि हम लोग घूम सकें। प्रिया पूजा की काफी अच्छी दोस्त थी और उसे भी दामिनी का यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए वह उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन पूजा ने उसे रोक दिया। तभी वहां पर स्वयं आया और उसने पूजा के पास आकर पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है?
पूजा ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वयं पूजा के बगल में बैठ गया और उसने पूजा के सर पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम्हारा सर तो गर्म है, मुझे लगता है कि तुम्हें बुखार हो गया है। देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई डॉक्टर है या नहीं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ। इतना कहकर वह वहां से उठकर जाने लगा तो पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोकते हुए कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सफर की थकावट है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। तुम लोग घूमने चले जाओ, मैं आराम करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ, डॉक्टर को बुलाता हूँ। दामिनी चुपचाप ये सब देख रही थी और उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत स्वयं का हाथ पकड़ लिया जो वहां से बाहर जाने वाला था और समझाते हुए कहने लगी, अरे हम लोग सिर्फ बैठे बैठे आए थे, फिर भी हम लोग इतना थक गए हैं। तो फिर इसने तो ड्राइव भी किया था, तो सीधी बात है कि इसे सिर्फ आराम की जरूरत है। हमें बाहर चले जाना चाहिए ताकि पूजा आराम कर सके। स्वयं कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने पूजा की तरफ देखा और कहा, मैं मेडिकल से बुखार की दवाई लेकर आता हूं, उसे खाकर तुम आराम करो, ठीक है। पूजा ने सिर हिलाया और स्वयं दवाई लेने चला गया। प्रिया को पूजा को इस तरह छोड़कर जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वे लोग वहां घूमने ही आए थे, इसलिए सबके कहने पर वह भी सबके साथ बाहर चली गई और पूजा दवाई खाकर आराम करने लगी। आज सब लोगों ने यही सोचा था कि वे मंदिर नहीं जाएंगे, सिर्फ आसपास घूमेंगे, और जब दूसरे दिन पूजा की तबीयत ठीक हो जाएगी तब सब साथ में मंदिर जाएंगे। वे लोग वहां आसपास पहाड़ और झरनों को देख रहे थे और अपनी सेल्फी ले रहे थे। राहुल भी उनके साथ था। तभी उसकी नजर अचानक उसी आदमी पर पड़ी जिसे पिछली रात पूजा ने देखा था और उसके पीछे चली गई थी। राहुल ने यह बात सबको बतानी चाहिए, लेकिन सब लोग आपस में बातें करने में बिजी थे, इसलिए राहुल अकेला उस आदमी के पीछे जाने लगा। इस वक्त भी वे लोग 4 थे, जिनमें से एक आदमी, यानी वही सफेद बालों वाला दुबला पतला आदमी, सबसे दूर होकर अलग जाने लगा। राहुल चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगा और इस बात का ध्यान रखा कि वह आदमी उसे देख न ले। पिछली रात की तरह इस बार भी वह आदमी छोटे छोटे रास्तों से आगे बढ़ रहा था और राहुल को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ रहा था। राहुल को उसका पीछा करने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वह वहां के बारे में कुछ नहीं जानता था, जबकि वह आदमी वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। राहुल कुछ देर आगे चलने के बाद अकेला हो गया और उसे वह आदमी दिखाई ही नहीं दिया। राहुल ने अपने आसपास देखा और इधर उधर देखने के बाद भी उसे वह आदमी कहीं नहीं दिखा। उसने वहां से वापस चले जाने के बारे में सोचा और जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा तो आदमी बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। डरने वाली बात यह थी कि उस आदमी के हाथ में बड़ी सी तलवार थी। राहुल जब उसके पीछे पीछे जा रहा था तब उसने कुछ नहीं देखा था, लेकिन इस समय उसके हाथ में तलवार थी जो कहां से आई उसे पता ही नहीं चला। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, उसकी गर्दन में तेज चुभन महसूस हुई और कुछ समझने से पहले ही उसने उस आदमी को वहां से जाते हुए देखा। वह यह सब नीचे से देख रहा था क्योंकि उसकी गर्दन नीचे जमीन में गिरी हुई थी। आखिरी चीज जो उसे दिखाई दी वह उसका ही शरीर था जिसका सिर गायब था। तभी एक हाथ आया जिसने राहुल की जेब से उसका फोन निकाला और उसमें कुछ मैसेज करने लगा। उसने कुछ मैसेज किया। फोन फेंकने के लिए जैसे ही उसका हाथ ऊपर गया तभी वह फोन बजने लगा। उसने एक नजर फोन की तरफ देखा और फिर फोन को फेंक कर तोड़ दिया। कुछ ही देर में कुछ लोग राहुल के शरीर को खींचते हुए वहां से दूर ले गए और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। स्वयं एक पेड़ के नीचे अकेला ही बैठा था जब उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो यह राहुल का मैसेज था जिसमें लिखा था कि अचानक उसके घर से इमरजेंसी का कॉल आया और वह बस पकड़कर घर के लिए निकल चुका है। उसने जाते वक्त गुड बाय न करने के लिए माफी मांगी और बताया कि इमरजेंसी बहुत बड़ी थी। स्वयं जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और तुरंत राहुल को फोन मिलाने लगा। 2-3 रिंग गईं, लेकिन फिर फोन स्विच ऑफ बताने लगा। स्वयं ने बार बार राहुल को फोन मिलाया, लेकिन हर बार यही मैसेज आता रहा कि फोन स्विच ऑफ है। स्वयं जानता था कि राहुल ऐसा लड़का नहीं है जो बिना बात किए वहां से निकल जाए, तो फिर इस तरह से चले जाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? दामिनी स्वयं के पास बैठकर पूछने लगी। उसने एक आइसक्रीम स्वयं को दी और दूसरी खाते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगी। राहुल को कुछ काम आ गया और वह बिना हमसे बात किए ही चला गया। मैं उसे अच्छे से जानता हूं, वह ऐसा लड़का नहीं है। कम से कम मुझे फोन तो कर ही सकता था। तो फिर तुम ही फोन लगा लो। अरे लगाया था, लेकिन अब वह स्विच ऑफ बता रहा है।
परेशानी स्वयं की आवाज से ही झलक रही थी। अरे ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर नेटवर्क आता जाता रहता है। फोन में नेटवर्क आएगा तो वह खुद ही बात कर लेगा। स्वयं ने खुद को मना लिया, इससे ज्यादा वह क्या ही कर सकता था। अब उसे वहां घूमने का भी मन नहीं था, इसलिए उसने मुकुंद और प्रिया को भी फोन लगाया और वापस लॉज में चलने के लिए कहा। दूसरी तरफ पूजा दवाई खाने के बाद भी सो नहीं पा रही थी। जब भी वह आंखें बंद करती, उसे वहीं सिर कटा हुआ बच्चा और रोती हुई औरतें दिख रही थीं। उसे काफी बोरियत महसूस हो रही थी, इसीलिए वह उठकर बाथरूम चली गई और अपना चेहरा धोने लगी। जैसे ही उसने अपना चेहरा आईने की तरफ किया तो उसे अपने पीछे एक आदमी का शरीर दिखाई दिया, लेकिन उसके कंधे पर कोई सिर नहीं था। यह दृश्य देखकर पूजा इतनी डर गई कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह पीछे मुड़कर एक बार देखे। पूजा का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। तभी बिना सिर वाला शरीर धीरे से अपना हाथ उठाता है और पूजा के कंधे पर रख देता है, और उसके पैर के पास से आवाज आती है, चली जाओ यहां से, ये जगह सही नहीं है। पूजा के हाथ पैर सुन्न पड़ गए और चेहरा पानी से धोने के बाद भी पसीने से गीला हो गया। उसने धीरे से अपनी आंखें नीचे की तरफ की तो वहां पर उसे राहुल का सिर दिखाई दिया। राहुल की गर्दन से खून निकल रहा था, जिससे सफेद बाथरूम लाल हो गया था। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं, फिर भी उसकी गर्दन पूजा से बात कर रही थी। तुम सही थी, वह लोग सही नहीं हैं, चली जाओ, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगी। पूजा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाने लगी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी आंखें खोलकर देखे। तभी किसी ने उसको पीछे से पकड़ लिया, जिसे महसूस करके वह और जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन तभी उसके कानों में स्वयं की आवाज सुनाई दी, पूजा, पूजा, शांत हो जाओ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। जब पूजा ने स्वयं की आवाज सुनी, तब उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर स्वयं और बाकी लोग खड़े थे। वहां पर कोई शोर नहीं था और न ही नीचे गिरा हुआ राहुल का सर था। पूजा इतनी डर गई थी कि उसने स्वयं को गले से लगा लिया। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। वहां राहुल? हाँ पूजा, उसका मैसेज आया था, उसको इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए उसे घर जाना पड़ा। स्वयं का जवाब सुनकर पूजा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इसका मतलब यह था कि राहुल उन सबके बीच में नहीं था। क्या राहुल ने खुद तुमसे यह कहा कि वह जा रहा है? स्वयं ने मोबाइल का वह टेक्स्ट मैसेज दिखाया और कहा, मैंने उसको कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। यह मैसेज देखकर पूजा को भरोसा हो गया था कि राहुल के साथ कुछ गलत हुआ है। अगर ऐसा होता तो राहुल जाते समय एक बार बात जरूर करता, लेकिन उसने तो सिर्फ एक मैसेज कर दिया था, जो कोई भी कर सकता था। नहीं स्वयं, राहुल के साथ कुछ हुआ है, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पूजा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। प्रिया ने पूजा को संभाला और वहां से कमरे में लेकर आ गई। उसने उसको सुलाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम आराम करो, यहां कुछ नहीं है, राहुल को कुछ नहीं हुआ है, वो बस अपने घर गया है। पूजा उसकी बात मान ही नहीं रही थी और न ही कोई पूजा की बात समझ रहा था। सबका मन अब उस ट्रिप से उठने लगा था, लेकिन पूजा की तबीयत खराब थी, इसलिए वह लोग वहां से जा भी नहीं सकते थे। अभी आधा दिन बाकी था और दोपहर का खाना खिलाने के बाद प्रिया पूजा को अपने साथ दूसरे कमरे में लेकर चली गई और अब दामिनी अपने कमरे में अकेली थी। दूसरे कमरे में मुकुंद और स्वयं रुके हुए थे। पूजा अंदर ही अंदर टूट गई थी, क्योंकि राहुल एक अच्छा लड़का था। आईने में जो दृश्य देखा था, उससे उसको यह तो समझ आ गया था कि उसकी मौत किस तरह से हुई थी, लेकिन उसकी मौत हुई क्यों थी? सुबह तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया था कि राहुल की इतनी भयानक मौत हो गई? पूजा को नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए वह अपनी जगह से उठकर बैठ गई और उसका मन खुली हवा में जाने को करने लगा। वह उठी और दरवाजे के बाहर चली गई। उसका मन कर रहा था कि वह स्वयं से बात करे, क्योंकि बचपन से ही जब वह उदास होती थी या फिर गुस्सा होती थी, तब वह स्वयं से बात करती थी और उसका मन शांत हो जाता था। वह जब स्वयं के कमरे के पास पहुंची, तब उसने घड़ी में समय देखा। रात के 11 बज चुके थे, इसीलिए उसने स्वयं को उठाना सही नहीं समझा और आगे जाने लगी। वहां पर किसी भी कमरे में बालकनी नहीं थी, लेकिन उन कमरों की कतारों के आगे एक लंबी सी लॉबी थी जो खुली थी। तो पूजा वहीं जाकर कुछ समय तक बैठना चाहती थी। जब वह उसके और दामिनी के कमरे के पास से निकली, तब उसे दामिनी के कमरे के अंदर बात करने की आवाज सुनाई दी। दामिनी किसी से बात कर रही थी, वह भी दबे दबे स्वर में। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी,
लेकिन वह इतनी धीमी थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। पूजा ने समझ लिया कि जरूर दामिनी और स्वयं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। पूजा अब लॉबी में जाकर बैठने का सोच ही रही थी कि तभी वह एक कमरे के पास से गुजरी। तभी उस कमरे का दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। दरवाजे की आवाज से उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। उसने धीरे से उस कमरे की तरफ देखा। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था और अंदर का अंधेरा उसे साफ साफ दिख रहा था। उसने धीरे से अंधेरे की तरफ देखा तो उसे वहां से किसी के रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी उसने दिन में सुनी थी, लेकिन आज वह आवाज दबी दबी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि 3 से 4 औरतें अंदर बैठकर रो रही हों, लेकिन वे नहीं चाहती थीं कि कोई उनकी आवाज सुन ले। वे अपना मुंह दबाकर रो रही थीं। वह बात सुनकर ही पूजा के हाथ कांपने लगे और उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मुट्ठी जोर से दबाते हुए धीरे से कहा, यह सिर्फ मेरा एक सपना है, यह सब कुछ झूठ है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी कोई आएगा और मुझे उठा देगा, फिर यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने आप से कहते हुए जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी, इस अंधेरे कमरे के सामने जिसके अंदर वे औरतें रो रही थीं। पूजा का मन हुआ कि वह उस कमरे से दूर चली जाए, इसलिए वह तुरंत अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां वही बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार उसने अपना सर हाथ में पकड़ा हुआ था। दीदी, मेरा सर जुड़ ही नहीं रहा है, क्या आप मेरी मदद करोगी? पूजा को लग रहा था कि अभी वह बेहोश हो जाएगी, लेकिन तभी किसी नन्हे हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और जब उसने घबराते हुए उसकी तरफ देखा तो वहां एक 5 साल की बच्ची भी अपना सर हाथ में लेकर खड़ी थी और उसके सर ने मासूम सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, दीदी, हमारी भी मदद कर दो ना। हाँ दीदी, हमारी भी कर दो। तभी धीरे धीरे उसके आसपास कई बच्चे आकर खड़े हो गए जो सब एक ही उम्र के लग रहे थे। बस कोई लड़का था तो कोई लड़की। उन सब के हाथों में भी उनके सर थे और वे मासूम सी मुस्कान के साथ पूजा से मदद मांग रहे थे। तभी उस कमरे के अंदर से वही औरत बाहर आई जो उस दिन कमरे में मौजूद थी और उसने पूजा से धीमी आवाज में कहा, तुझे बोला था ना यहां से चले जाने को, क्यों रुक गई तू? एक को मार डाला ना, दूसरे को भी मारेंगे, सबको मारेंगे। तू उसे नहीं बचा सकती। उसकी मां को लगा था कि उसने उसे बचा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर वह वापस आ ही गया ना। अब तक पूजा का शरीर पसीने से पूरी तरह भीग चुका था और उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। तभी अचानक वह सब लोग वहां से पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में डर दिखने लगा और वे धीरे धीरे करके हवा में ही ढुलकर अदृश्य हो गए। पूजा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस कमरे का दरवाजा खुला जहां पर वो दामिनी के साथ रुकी हुई थी। तभी उसने देखा कि दामिनी उस कमरे से बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने पूजा को देखा वह दरवाजे पर ही रुक गई। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, अरे पूजा, तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया था और अब पूजा को बेहोशी भी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। उसने धीरे से दूसरे कमरे की तरफ देखा जहां से औरतों की रोने की आवाज आ रही थी, तो इस वक्त वह कमरे का दरवाजा बंद था। पूजा, तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? स्वयं ने कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। कल हमें मंदिर भी जाना है ना। अगर तुम इसी तरह भटकती रहोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी और फिर सुबह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और एक दिन हमारा बर्बाद हो जाएगा। चलो मेरे साथ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। दामिनी ने दरवाजा अच्छे से बंद किया और पूजा का हाथ पकड़कर उस कमरे की तरफ ले जाने लगी जहां वह इस वक्त प्रिया के साथ रुकी हुई थी। पूजा को यह देखकर हैरानी हुई कि दामिनी तो बाहर आई, लेकिन स्वयं कमरे से बाहर नहीं आया और दामिनी आज अजीब सा बर्ताव कर रही थी। वह कभी पूजा की इतनी फिक्र नहीं करती थी जितनी अभी दिखा रही थी। उसने पूजा को सुलाया और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। दामिनी, तुम अपने कमरे में जाकर सो सकती हो। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम नहीं सोओगी मैं यहां से हिलने वाली नहीं हूं। पूजा को दामिनी का यह व्यवहार काफी अजीब सा लग रहा था, इसलिए न चाहते हुए भी उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे कब उसे नींद आई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिरी तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली। उठ जाइए मैडम, सुबह के 9 बज गए हैं। उसने देखा कि प्रिया नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। उठने के बाद उसे पिछली रात की सारी बातें याद आईं, इसलिए उसने खाली कुर्सी की तरफ देखा जहां पिछली रात दामिनी बैठी हुई थी, जो अब पूरी तरह खाली थी। 10 बजे हम यहां से मंदिर के लिए निकलने वाले हैं।
तो जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। मैं नीचे जाकर नाश्ते में तुम्हारा इंतजार करता हूं, ऐसा स्वयं ने कहा है। पूजा ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढका और नींद को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, बस 20 मिनट में आती हूं, तब तक तुम नीचे जाओ। वहां पीछे की तरफ कैंटीन बनी हुई थी जहां नाश्ता और खाना मिलता था, तो वे लोग नाश्ता करने वहीं जा रहे थे। पूजा जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई और आज उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। सब लोग पहले से वहां मौजूद थे और टेबल पर सबके पसंद का नाश्ता तैयार था। बस वे लोग पूजा का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि उसने सोचा था, उसका फेवरेट मिसल पाव वहां पहले से ही रखा हुआ था। पूजा की मां कोल्हापुर से थी, इसलिए वह हमेशा यही रेसिपी बनाकर पूजा को खिलाती थी। इसी वजह से उसे मिसल पाव बहुत पसंद था। उसे पता था कि यह स्वयं ने ही उसके लिए मंगवाया होगा, क्योंकि वही पूजा को अच्छे से जानता था। पूजा, आज मैं ही कार ड्राइव करने वाला हूं, इसलिए तुम्हें बस चुपचाप मेरे बाजू में बैठ जाना है। पूजा कुछ कहती, उसके पहले ही दामिनी ने मुंह फुलाते हुए कहा, आते समय भी तो तुम दोनों सामने बैठे हुए थे, आज मैं तुम्हारे बाजू में बैठूंगी बस। लेकिन यह कार पूजा की है, तो अगर तुम मुझे सामने अपने पास नहीं बिठाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी आने वाली नहीं हूं। पूजा ने स्वयं और दामिनी की नोक-झोंक के बीच में आते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी सामने हवा ज्यादा आती है, मैं पीछे बैठ जाऊंगी राहुल के साथ। तभी पूजा को याद आया कि राहुल तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, जबकि इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं थी। उसके दोस्तों को तो यह तक पता नहीं था कि राहुल की कितनी दर्दनाक मौत हुई है। उन्हें तो यही लग रहा था कि राहुल अपने घर गया है। पूजा उसके आगे कुछ नहीं कह पाई। अरे जल्दी चलो, 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। तब 12 बजे थाल दिखाई जाती है और उस समय मंदिर बंद हो जाता है। फिर 3 बजे खुलेगा। प्रिया, जो अपना नाश्ता कर रही थी, उसने दामिनी की तरफ देखा और कहा, अजीब बात है ना दामिनी, तुम पहली बार इस जगह पर आई हो, फिर भी तुम्हें यहाँ की हर चीज के बारे में काफी कुछ पता है। दामिनी ने मुस्कुराते हुए प्रिया को देखा और कहा, अरे मैंने बताया तो था कि मेरे भैया और भाभी यहाँ पर आए थे, तो बस इसलिए मुझे सब पता है। चलो अब सबका हो गया है तो हम चलते हैं। स्वयं के कहने पर सबने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और साथ में हल्का फुल्का नाश्ता और पानी की बोतल लेकर निकल पड़े। जेजुरी गांव से खंडोबा का मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां से लगभग 450 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना होता है। कुछ लोगों का कहना है कि वह सीढ़ियां सिर्फ 200 हैं, लेकिन असल में वे 450 सीढ़ियां हैं। पहाड़ों की सुंदरता देखते हुए वे लोग कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। वहां कई सारे श्रद्धालु खंडोबा का नाम लेकर ऊपर चढ़ रहे थे। कुछ लोग बुजुर्ग थे, लेकिन जब थकते थे तो खंडोबा खंडोबा कहते और हिम्मत बटोरकर आगे बढ़ जाते। वे लोग बातें करते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही पूजा का सिर भारी होने लगा और वह वहीं बैठ गई। तुम लोग जाओ, मुझसे नहीं हो पाएगा, स्वयं ने पूजा का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे कम ऑन यार, ऐसे कैसे चलेगा? जरा देखो, बच्चे और बूढ़े भी ऊपर चल रहे हैं और तुम तो अभी इतनी जवान हो और ऐसे बैठ जाओगी? स्वयं प्लीज समझो यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लगता है खंडोबा चाहते नहीं हैं कि मैं उनके दर्शन करूं। स्वयं कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर उसने कुछ सोचा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, खंडोबा बिल्कुल चाहते हैं कि तुम ऊपर जाओ और उनके दर्शन करो। कहते हुए उसने पूजा को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए वह पूजा को अपनी गोद में लेकर ऊपर चढ़ने लगा। जब दामिनी ने यह देखा तो उसने तुरंत कहा, स्वयं नीचे रखो पूजा को। तुम्हें पता है यहां से ऊपर तक इस तरह से किसी को गोद में लेकर जाने का क्या मतलब होता है? हाँ मुझे पता है, इसका मतलब यह होता है कि आपका साथी बीमार है और उनको ऊपर ले जाने का काम उसका दूसरा साथी कर रहा है, यानी कि मैं। दामिनी की बातों को नजरअंदाज करके स्वयं पूजा को अपनी गोद में लेकर ही ऊपर जाने लगा और यह देखकर पूजा को काफी अच्छा लगा। उन दोनों को ऐसे देखकर दामिनी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन प्रिया और मुकुंद बहुत खुश थे, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि पूजा स्वयं को कितना पसंद करती है। अगर दामिनी उन दोनों के बीच में नहीं आती तो शायद बात कुछ और होती। ऊपर तक पहुंचते पहुंचते 3 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक स्वयं थका नहीं था। हालांकि वह पसीने से पूरा भीग गया था, लेकिन उसने पूजा को बिल्कुल नीचे नहीं रखा था। जब वह आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा तब उसने पूजा को नीचे रखा। जैसे ही उसने पूजा को नीचे रखा,
तो वहां पर खड़े हुए पुजारी ने फूल से उन दोनों का स्वागत किया और कहा, खंडोबा, तुम दोनों की जोड़ी सही सलामत रखे। तुम अपनी पत्नी को इतनी तकलीफ से उठाकर यहां तक लेकर आए हो। खंडोबा, तुम दोनों को कभी अलग नहीं करेंगे। पूजा और स्वयं को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दामिनी पीछे से आते हुए बोली, जो लड़का किसी लड़की को इस तरह से ऊपर लेकर आता है, इन दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है। और अगर उन दोनों की शादी पहले से हो गई है तो उनकी जोड़ी को खंडोबा का आशीर्वाद मिलता है। दामिनी की बातें सुनकर स्वयं और पूजा एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन दोनों में से किसी को इस बात का पता नहीं था। स्वयं ने पुजारी की तरफ देखा और कहा, माफ करना पुजारी जी, लेकिन यह सिर्फ मेरी दोस्त है और वह बीमार थी, इसलिए मैं उसे यहां तक ऐसे लेकर आया था। हम दोनों शादी नहीं करने वाले। पुजारी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसी खंडोबा की इच्छा। वह मंदिर आस्था और भावना से भरा हुआ था। लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे और खंडोबा से उन्हें दूर करने की तमन्ना कर रहे थे। तभी सबकी नजर एक आदमी पर गई जिसने सफेद रंग के सादे वस्त्र पहने थे, बिल्कुल वैसे जैसे एक मराठी आदमी पहनता है। सफेद कुर्ता, नीचे सफेद धोती, ऊपर सफेद मराठी टोपी और उसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। वह सबको प्रसाद बांट रहा था। यह आदमी कौन है? पूजा ने उसकी तरफ देखकर यह सवाल किया ही था कि एक औरत उसके पास आकर खड़ी हुई। उसने गुलाबी रंग की मराठी साड़ी यानी पैठनी पहनी हुई थी। उसके गले में बड़ा सा पोहा हार लटक रहा था और माथे पर अर्धचंद्र की बिंदी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा मरद है और यहाँ का सरपंच भालेराव भोंसले। तुम लोगों को मैं यहाँ पहली बार देख रही हूँ। कौन हो तुम लोग? उस औरत ने सबकी तरफ देखकर पूछा। स्वयं ने सबका परिचय देते हुए कहा, जी नमस्ते, हम लोग मुंबई से आए हैं। मेरा नाम स्वयं है और ये मेरी दोस्त पूजा, ये प्रिया और मुकुंद और ये दामिनी है। उस औरत ने मुस्कुराते हुए दामिनी की तरफ देखा और अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम राजलक्ष्मी भालेराव भोंसले है और आप सबका यहाँ स्वागत है। तुम सब लोग नए हो तो आओ, मैं तुम लोगों को यह मंदिर दिखा देती हूँ। राजलक्ष्मी आगे जाने लगी और बाकी सब उसके पीछे चलने लगे। माथे का पसीना पोंछने के लिए स्वयं ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आगे बढ़ गया, लेकिन उसने पीछे पलटकर देखा ही नहीं कि रुमाल के साथ उसकी बचपन की फोटो भी नीचे गिर गई थी। पूजा सबके पीछे थी, तभी उसका ध्यान नीचे गिरी हुई फोटो के ऊपर गया। उसने उठाकर उसे देखा और कहा, अरे स्वयं बड़ा ही बेपरवाह है, वह अपने बचपन की फोटो कैसे गिरा सकता है? उसने वह फोटो उठाई और अपने पर्स में रख ली और बाकी सबके साथ जुड़ गई। राजलक्ष्मी जी सबको उस मंदिर का परिचय दे रही थी। इस मंदिर को कई लोगों ने बनवाया है, लेकिन सबसे आखिर में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि खंडोबा भगवान शिव के अवतार हैं। एक प्राचीन कहानी है जिसमें माणी और मल्ल नाम के दो राक्षस भाई थे, जिनके पास ब्रह्मा जी का वरदान था और वे बहुत शक्तिशाली हो गए थे। उनको किसी का डर ही नहीं था। उन्होंने सब जगह हाहाकार मचा दिया था और ऐसे में भगवान शिव ने खंडोबा का अवतार लिया और माणी को मार डाला। मल्ल ने खंडोबा से माफी मांगी और खंडोबा ने उस पर दया करके उसे जिंदा छोड़ दिया। राजलक्ष्मी जी सबको वहां की कहानी सुना रही थी और साथ में मंदिरों में दर्शन भी करवा रही थी। सब लोग उनकी पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित हो रहे थे। वह काफी सरल और मधुर वाणी बोलती थी। उन्होंने आगे बताया, उनकी पूजा हल्दी से की जाती है और वह हमारे सारे दुख दूर कर देते हैं। तुम लोग भी अपनी समस्या खंडोबा को बता सकते हो, वह तुम लोगों की समस्या को दूर कर देंगे। उन्होंने सब मंदिर घूम लिया था और फिर राजलक्ष्मी जी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, आगे राम जी का भी मंदिर है, जाते समय उनके भी दर्शन कर लेना। तभी वहां पर भालेराव आए और उन्होंने सबको प्रसाद देते हुए कहा, लगता है आप जेजुरी के मेहमान हो। अगर हमारी धर्मपत्नी ने आपका स्वागत किया है तो फिर हम भी आपका स्वागत आज रात खाने में करेंगे। आज रात को आप सबको हमारे घर खाने में आना होगा। पूजा यह देख रही थी कि दोनों पति पत्नी दामिनी की तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन पूजा ने इस पर कोई बात नहीं की। अरे नहीं भालेराव जी, आप क्यों परेशानी उठा रहे हो? अपने बच्चों के लिए कैसी परेशानी? पूजा वहां का दृश्य देखने में व्यस्त थी। उसे उन लोगों की बातों में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर स्वयं उन लोगों के घर खाने के लिए राशि हो जाता है तो वह भी उनके साथ चली जाएगी। यही सोचकर वो वहां का दृश्य देखने लगी कि तभी उसके हाथ में पड़ी हुई स्वयं की वह बचपन की फोटोग्राफ हवा में उड़ गई। अरे नहीं, स्वयं के माता पिता की यह एक ही फोटोग्राफ है, मुझे उसे ढूंढना होगा। पूजा ने यह बात स्वयं को नहीं बताई
और वह खुद उस फोटो के पीछे चली गई जो हवा से उड़ती हुई उसे सबसे दूर लेकर जा रही थी। वह मंदिर के पीछे वाले हिस्से में चली गई। तब उसने देखा कि वह फोटो एक पत्थर के पास अटक गई है। उसने भागकर फोटो को पकड़ लिया और एक लंबी राहत भरी सांस लेते हुए कहा, खंडोबा, सच में आपने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी। अगर यह मेरे हाथ से छूट जाती तो शायद मैं अपनी दोस्ती भी हमेशा के लिए खो देती। ए, कौन है तू? यहां क्या कर रही है? तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा तो उसे पत्थर के एक तरफ एक औरत बैठी हुई थी, जिसके बाल बुरी तरह से खराब हो गए थे और उसके कपड़े चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। उसे देखकर ही पता लग रहा था कि वह कोई भिखारिन है। माफ करना, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। ये फोटो के पीछे यहां तक आ गई। माफ करना, मैं जा रही हूं। पूजा वहां से वापस जा ही रही थी कि फिर से हवा से वह फोटो उसके हाथ से छूट गई। ये तो अच्छी बात थी कि वह फोटो उड़ते हुए उसी औरत के पास आ गई और उसने फोटो को उठाया और उसे देखने लगी। अम्मा, वह मेरा फोटो है, आप मुझे वह दे दीजिए। ईश्वरी, एकनाथ, तेरे पास इन दोनों की फोटो क्यों है? इन दोनों के तो 2 लड़के थे ना। पूजा यह जानकर दंग रह गई कि वह पागल सी दिखने वाली औरत स्वयं के माता पिता को अच्छी तरह पहचानती थी। वह धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, आपको इन लोगों के बारे में कैसे पता? क्या आप इन्हें जानती हैं? औरत ने कांपते हाथों से फोटो को छुआ। उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। फोटो में उंगली रखते हुए उसने कहा, यह एकनाथ है, मेरा भाई, और यह मेरी भाभी ईश्वरी, जिसकी गोद में बच्चा बैठा है। वो उनका बेटा शिवम था। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो मतलब स्वयं की रिश्तेदार हैं। लेकिन फिर दिमाग में सवाल कौंधा, 2 बच्चों की बात क्यों कर रही है? फोटो में तो सिर्फ स्वयं है, तो फिर यह शिवम कौन? पूजा ने हिचकते हुए कहा, अम्मा, शायद आपसे कोई गलती हो गई है। यह शिवम नहीं, स्वयं है। औरत ने अचानक तीखी आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखें पागलपन से लाल हो गईं। गलती? भतीजा था मेरा, मैं उसे पहचानूंगी नहीं क्या? यह शिवम है और उस वक्त स्वयं मेरी ही गोद में था। दोनों जुड़वां थे, जुड़वां भाई। यह सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरत की आवाज और भारी हो गई। उन्होंने शिवम को मार डाला? मेरे भाई एकनाथ को भी? मेरी भाभी ईश्वरी किसी तरह स्वयं को लेकर वहां से भाग निकली, लेकिन मैंने उसकी कसम खाई थी, खंडोबा की धरती पर उन्हें कभी मत लाना, कभी मत लाना, वरना वो लोग सबको मार देंगे, सबको। पूजा का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन मार देगा और क्यों? औरत अचानक डर से कांप उठी। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। धीमी आवाज में बोली, खंडोबा को खुश करने के लिए हर 5 साल में एक बच्चे की नरबली दी जाती है। उस दिन 2 बच्चों की बलि चढ़नी थी, एक स्वयं और दूसरा शिवम। और फिर उसकी आवाज गूंज उठी, शिवम की बलि चढ़ गई, लेकिन स्वयं बच निकला। नरबली, हर 5 साल में दी जाने वाली यह खौफनाक बलि। लेकिन आखिर कौन था वो जो मासूम बच्चों की जान लेकर खंडोबा को खुश करता था? और क्यों चुना गया था स्वयं और शिवम को ही इस बलि के लिए? रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब तक अनजाना सवाल यह भी है कि राहुल को किसने मारा और क्यों। सच की यह तलाश अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। सच कहूं तो ये कहानियां तभी पूरी होती हैं जब आप सब इन्हें सुनते हैं और अपना प्यार देते हैं। जैसा वादा किया था, अब मैं उन खास दोस्तों का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने पिछले वीडियो पर अपना सपोर्ट और अपना कीमती समय दिया। जसप्रीत जी नई दिल्ली से, संयम जैन जी मिली गुरु जी ओडिशा से, निवान जी हरियाणा से, गुरमीत सिंह जी दिल्ली से, आलोक गौर जी सूरत से, आदर्श यादव जी बिहार से, सुब्रत जेबी, राणा जी काठमांडू से, खेम सिंह जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से, किरण जी बेंगलुरु से,